तो दोस्तों आइए आज बात करते हैं एक मैंगो मैन के बारे में जो अभी फिलहाल जेल में बैठे बैठे बढ़िया मैंगो खा रहे हैं और अपना शुगर लेवल बढ़ा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल पिछले 10 सालों में इंडियन पॉलिटिक्स के सबसे पॉपुलर नेताओं में से एक रहे हैं। आईआईटी खड़गपुर से पढ़ने वाले और 1995 में इंडियन रेवेन्यू सर्विस में एक ऑफिसर, अरविंद केजरीवाल इंडियन पॉलिटिक्स के सबसे वेल एजुकेटेड पॉलिटिशियंस में से एक है। पर इतना पढ़ा लिखा आदमी भी पॉलिटिक्स में आके करप्शन ही कैसे करने लगा? तो आइए बात करते हैं आज इनकी कहानी के बारे में, इनके पॉलिटिकल सीन में राइज से लेकर इनके पॉलिटिकल सीन में डाउनफॉल तक। तो अरविंद केजरीवाल 1995 में यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एंट्रेंस एग्जाम को पास करके आईआरएस ऑफिसर बने, पर ये ज्यादा दिन उसमें रहे नहीं। इन्होंने 2005 में उससे रिजाइन कर दिया और तब से हुआ इनका पॉलिटिकल करियर की शुरुआत। साल 2006 में अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया और अभिनंदन सेखरी के साथ मिलकर पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन बनाई और राइट टू इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके एंटी करप्शन मूवमेंट चलाने लगे। पर ये मूवमेंट चलाने में कोई ज्यादा फायदा नहीं था दोस्तों, क्योंकि प्रेशर ग्रुप बनना किसको चाहिए? सबको तो पॉलिटिकल पार्टी चाहिए और सबको पावर तो तभी मिलेगी जब पॉलिटिक्स में जुड़ोगे। तो 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में कराया गया तो उसके ऊपर बहुत सारे करप्शन के चार्जेस लगे और उसी करप्शन चार्जेस के खिलाफ अन्ना हजारे ने जन लोकपाल आंदोलन की शुरुआत की, जन आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें वो एक एंटी करप्शन बिल की मांग कर रहे थे। और केजरीवाल को जो मौका चाहिए था वो उन्हें अन्ना हजारे के साथ मिलकर मिल भी गया। अन्ना हजारे के साथ मिलकर किरण बेदी और अरविंद केजरीवाल ने एंटी करप्शन जन लोकपाल आंदोलन को फुल पेस पर शुरू कर दिया। पूरे देश भर में आंदोलन होने लगे, जिसका पूरा का पूरा एपिसेंटर दिल्ली था। और इसी आंदोलन के चलते चलते देश भर में अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे के नाम की गूंज हो गई। और जन आंदोलन की सफलता के बाद अगस्त 2011 में सरकार और सारे के सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो कि आंदोलन कर रहे थे उनके बीच में एक सेटलमेंट हो गई और ये बात तय हो गई कि एक लोकपाल एक्ट पास कर दिया जाएगा और एक पोस्ट बना दी जाएगी एंटी करप्शन के लिए। और दोस्तों जन आंदोलन की सफलता के बाद केजरीवाल वो नेता बन चुके थे जिसकी इंडिया जैसे देश को जरूरत है, जो पॉलिटिक्स के बाहर रह के भी इंडिया की पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सके। पर जल्दी तुरंत खुद पॉलिटिक्स में ना कूदे, बल्कि बाहर से जो प्रोटेस्ट की मदद से पॉलिटिक्स को चेंज कर सके। पर फिर अरविंद केजरीवाल ने वो काम किया जो एक मैंगो मैन को नहीं करना चाहिए। फिर इन्होंने मैंगो मैन पार्टी बना दी। नवंबर 2012 में आम आदमी पार्टी फॉर्मली लॉन्च हुई और उसके बाद केजरीवाल का पॉलिटिकल करियर तो बढ़ा, पर इनकी पब्लिक क्रेडिबिलिटी, जो ये फेमस हुए थे एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट की तरह, एक बाहर से रह के काम करने वाले, वो इनकी पूरी की पूरी क्रेडिबिलिटी चली गई। जो नेता एक तरह से बाहर से बैठ के सारा काम कर रहा था वो भी अब पॉलिटिक्स के अंदर कूद गया। 2013 में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली इलेक्शन लड़े और केजरीवाल ने उस समय की दिल्ली की चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित को उन्हीं की सीट पर 25,000 वोट से हरा दिया। और इसी से अरविंद केजरीवाल की पॉपुलैरिटी का पता चलता है कि पिछले 4-5 साल में वो इंडियन पॉलिटिक्स में कितने पॉपुलर हो चुके थे, क्योंकि आप एक इनकम्बेंट सीएम को अगर उन्हीं की सीट पे हरा दो तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है। और हालांकि अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित को उनकी सीट पे भले हरा दिया हो, पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी 70 सीटों में से सिर्फ 28 सीट जीत पाई थी। और ये सरकार बनाने के लिए काफी नहीं था, क्योंकि सरकार बनाने के लिए 70 में से कम से कम 36 सीट जीतनी चाहिए और ना बीजेपी के पास पूरी की पूरी मेजोरिटी थी, ना ही इनके पास। तो इसीलिए आम आदमी पार्टी ने कुछ अलग अलग इंडिपेंडेंट एमएलए और कुछ कांग्रेस के एमएलए के साथ मिलकर एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनाई। पर दोस्तों ये गवर्नमेंट ज्यादा दिन चल नहीं पाई, क्योंकि फरवरी 2014 में इस सरकार को डिसॉल्व कर दिया गया। इनके बहुत सारे कारण थे, पर मेन कारण तो यही माना जाता है पॉलिटिकल सीन में कि ये अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाए थे। पर दोस्तों 2015 के इलेक्शंस में जो आम आदमी पार्टी 2 साल पहले मेजोरिटी के इतना दूर रह गई थी, वो 70 में से 67, जी हाँ दोस्तों 67 सीट्स दिल्ली के इलेक्शंस में जीती। यानी कि 70 में से 67 सीट जीतना बहुत ही बड़ी बात है, वो भी खासकर 2 साल के इतने छोटे से गैप में। इसी से केजरीवाल की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी का पता चल रहा था। और दोस्तों यही कहा जा सकता है कि केजरीवाल की पॉपुलैरिटी का पीक था। उसके बाद केजरीवाल एज अ पॉलिटिशियन भले फेमस हुए, पर केजरीवाल एज अ नेता बहुत ही कम होते गए, बहुत ही उनकी क्रेडिबिलिटी कम होती गई। और इतनी बड़ी मेजोरिटी यानी कि बहुमत मिलने के बाद जिस चीज के खिलाफ केजरीवाल ने पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी, उसी में खुद भी खुद को डुबा लिया, जो था करप्शन। जिस चीज के इन्होंने खिलाफ एंटी करप्शन मूवमेंट चलाई थी 3 से 4 साल के अंदर, वो भी उस चीज के अंदर डूब गए। कोविड-19 के टाइम पर कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर ऑक्सीजन स्कैम का आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत सारा फंड लिया है ऑक्सीजन बनाने के लिए, यानी कि ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए, पर वो ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं, बहुत ही कम अमाउंट में ऐसा कर रहे हैं। और ये सामने आया कि जहां केजरीवाल को सेंट्रल गवर्नमेंट से 8 ऑक्सीजन प्लांट्स बनाने के लिए फंड्स मिले थे, इन्होंने सिर्फ एक ही ऑक्सीजन प्लांट सेटअप किया और उस एक ऑक्सीजन प्लांट से जितनी ऑक्सीजन निकल रही थी वो पूरी की पूरी दिल्ली में सप्लाई की जा रही थी। और उन 8 ऑक्सीजन प्लांट्स में से जितना जो पैसा मिला था, वो एक में जितना पैसा गया वो तो गया, और बाकी के 7 ऑक्सीजन प्लांट्स का पैसा केजरीवाल ने बड़ी चालाकी से अपनी आम आदमी पार्टी के एड्स को रन करने के लिए उसके कैंपेन में डाल दिया, जो कि एक बहुत ही बड़ा जुर्म है, जिस वजह से दिल्ली में हजारों लोगों की मौत सिर्फ ऑक्सीजन की कमी से हुई। और दोस्तों जब ये चीज हुई तो अरविंद केजरीवाल सबसे पहले इस चीज को लेकर सामने आए कि ये सारी गलती सेंट्रल गवर्नमेंट की है, नहीं तो अगर कोई एक्शन लिया जाता तो अरविंद केजरीवाल को तो नियम से इसमें उम्र कैद की सजा होनी चाहिए थी। और फिर 2021-22 में आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने अपने पैर पे वो कुल्हाड़ी मार ली जो वो बहुत देर से अपने पैर के 1 इंच दूर रख के खड़े हुए थे। उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार
सरकार की तरफ से चलते हुए दिल्ली में एक एक्साइज पॉलिसी में चेंज लाया। उन्होंने दिल्ली की लिकर पॉलिसी जो है उसमें चेंज ला दिया। उसके हिसाब से वो आम आदमी पार्टी का कहना था कि जिससे होलसेलर्स को भी प्रॉफिट होगा और साथ के साथ जो कंज्यूमर्स है उनको भी प्रॉफिट होगा, उन्हें भी सस्ता मिलेगा और साथ के साथ होलसेलर्स को प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो सबको लगा बहुत अच्छी चीज है। और दोस्तों बाद में सामने आया कि इस लिकर पॉलिसी से सिर्फ आम आदमी पार्टी और होलसेलर्स को फायदा हुआ, जिसके वजह से कई 100 करोड़ का लिकर स्कैम इन दोनों ने मिलकर किया। और इस लिकर पॉलिसी के स्कैम पर जांच करके ईडी को पता चला कि इस लिकर पॉलिसी के चलते जो होलसेलर्स थे उनको लिकर बेचने यानी कि शराब बेचने से 12% का प्रॉफिट मिला, जिसमें से 6% प्रॉफिट उनको बैक डोर से यानी कि रिश्वत के तौर पे, करप्शन के तौर पे, ब्लैक मनी के तौर पे 6% का मार्जिन उन्हें आम आदमी पार्टी के मिनिस्टर्स यानी कि बड़े बड़े नेताओं को देना था। 6% का मार्जिन, सोचिए 12% का अगर मैं 100 करोड़ का प्रॉफिट कर रहा हूं तो मैं आपको 50 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी के नेताओं को बस इसीलिए दूंगा क्योंकि उन्होंने मेरे फायदे के लिए एक लिकर पॉलिसी बना दी है। और एक अनुमान के हिसाब से इस स्कैम में आम आदमी पार्टी को 580 करोड़ रुपए से भी ज्यादा ब्लैक में प्रॉफिट हुआ। और दोस्तों जितना बड़ा जुर्म था उतनी ही बड़ी आम आदमी पार्टी को सजा भी मिली। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 9 समझ भेजे और जिसका अरविंद केजरीवाल ने कुछ भी जवाब नहीं दिया और उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। और जहां ईडी उन्हें चाह रही थी कि वो आके कोर्ट में आके पेश हो और उनके सवालों का जवाब दें, उन्होंने इस बात पे कोई भी ध्यान नहीं दिया। और जिसके बाद आखिरकार 28 मार्च 2024 को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया। केजरीवाल इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री के दूसरे ही सर्विंग चीफ मिनिस्टर बने गिरफ्तार होने वाले। और दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की सारी पिटीशन को रद्द भी कर दिया। और जब से अरविंद केजरीवाल इंडिया अलायंस यानी कि कांग्रेस का जो अलायंस है उसके साथ गए हैं, तब से इनके स्कैम और कुछ ज्यादा बढ़ गए हैं। और आज अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट पर बहुत से सवाल उठाए गए, पर इसमें से कोई भी गलत चीज नहीं हुई दोस्तों, क्योंकि अगर आप 9 समझ भेजने के बाद भी उसका कोई जवाब ना दो, अपने आप में तो वही सबसे बड़ा क्राइम है। और आप 500 करोड़ रुपए का स्कैम करके अपने आप को ये नहीं बोल सकते कि मैं एक आम आदमी हूं। यही चीज का फल अरविंद केजरीवाल को मिला भी। पहले उन्होंने ऑक्सीजन स्कैम किया पर उसमें वो बच गए, उसके बाद फिर लिकर स्कैम में आखिरकार पकड़े गए। और 500 करोड़ रुपए हजम आदमी कोई ऐसे ही नहीं कर जाता। और आज 28 मार्च 2024 को उनका अरेस्ट हुआ था। आज लगभग 1 महीना होने को आया है उनके अरेस्ट को, और वो अभी तक ईडी की कस्टडी में है और उनके ऊपर केस अभी भी ईडी चला ही रही है। और दोस्तों इन्हीं सब में एक और बात शामिल है, जहां एक समय आज से 2 या 3 साल पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार थे, एकदम कट्टर विरोधी थे। आज वही भाई भाई बन के एक दूसरे का हाथ मिला के एक ही स्टेज पे खड़े होके इंडिया अलायंस करते हैं, इंडिया करते हैं। जहां एक तरफ पहले 2021 में कांग्रेस ने ही इनके ऊपर स्कैम का आरोप लगाया था, और यही 3 साल बाद ये एनडीए को हराने के लिए कट्टर विरोधी एक दूसरे का साथ लेके खड़े हुए हैं, जो कि अपने आप में इन सभी के पॉलिटिक्स के लेवल को दिखाता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। और फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए पीस।